हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई माई सेल्फ डॉक्टर अनुरंजन, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा। आप लोगों को आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा और मैं समझता हूं जितने भी छात्र जो होंगे, जो ऑनलाइन के द्वारा हमारे लेक्चर को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और लाइक भी करेंगे। तो मैं इस आशा के साथ मैं अपने पेपर एमए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 7 से यूनिट 4 का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर आपके बोर्ड पे भी लिख दिया गया है। आप हमारे पीछे बोर्ड है, उसमें मैंने लिख दिया है और उस चैप्टर के टॉपिक का नाम है फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन। तो चैप्टर का टॉपिक जो है काफी छोटा है और छोटा देखने में है टॉपिक, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो काफी वॉल्यूमिनस है, काफी ज्यादा हमें पढ़ना है और खासकर इसमें जो प्रश्न भी आते हैं वो विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं। खाद्यान्न प्रोडक्शन पूरे दुनिया का या इंडिया का, फिर जो उसमें खाद्यान्न का जो क्राइसिस होता है और उसके साथ जो विभिन्न प्रॉब्लम्स एसोसिएट होते हैं, या फिर हम क्रॉप वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको विभिन्न तरीकों से क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आपको तैयार रहना है और खासकर पूरे विश्व के खाद्यान्न प्रोडक्शन के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो थोड़ा सा ये वॉल्यूमिनस हो जाता है। लेकिन यह जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है और हम सभी को इसका ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि हम मतलब कि मानव के मूलभूत आवश्यकताओं में से फूड है। जैसे हम बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम रोटी और कपड़ा, फूड एंड क्लोथ्स, ये कहां से मुझे मिलता है? तो मोस्टली हमें फूड प्रोडक्शन से ही मिलता है। और ये फूड प्रोडक्शन जो है हमें एसोसिएट करता है, आप देखते हैं, ह्यूमंस को भी और भी जीव जंतुओं को भी, और साथ ही साथ इसमें हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो भी इसमें जुड़ जाता है। तो हम इसमें मनुष्य के वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजों को हम अध्ययन इसमें करते हैं। इसलिए मैंने जैसे शुरू में ही कहा, यह टॉपिक जो है काफी वॉल्यूमिनस है लेकिन इंटरेस्टिंग है। और फूड प्रोडक्शन जो है वो हमेशा से पूरे विश्व मानव जाति का एक चिंतनीय बिंदु टॉपिक भी रहा है। क्योंकि हम जब भी सोचते हैं तो मनुष्य पहला सोचता है भोजन के बारे में ही। हम क्या सोचते हैं कि हमें पहले, यदि ये भोजन नहीं होता तो हम बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं तो करते ही नहीं। हम बहुत सारी क्रियाएं जो करते हैं वो इस फूड प्रोडक्शन, फूड को प्रोक्योर करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव अपने उद्भव काल से, जब इसकी उद्भव हुई, हम लाखों वर्ष पहले जाते हैं, तो पहले हम जंगलों में भटकते हुए कंदमूल को इकट्ठा करते हुए भोजन करते थे। फिर बाद में हम धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगे, पशुओं को पालने लगे। उसके बाद जो है खेती धीरे धीरे शुरू हुई, जिसे हम पहले की क्लासों में पढ़ा है, एग्री प्लस कल्चर। तो कल्चर का स्टार्ट हुआ और एग्रीकल्चर आया, खेती, कृषि आया। और यह कृषि जो है हमें फूड प्रोवाइड करता है। इसीलिए मैंने आपके इस पे लिखा भी है, फूड प्रोडक्शन जो है वो हमें कहां से मिलता है? तो दो सोर्स हमारे हैं। वी हैव टू सोर्सेज टू गेट द फूड। वन इज द प्लांट्स, जो हम कृषि के द्वारा करते हैं, और दूसरा
कृषि का जो जुड़ा हुआ एक पहलू है वह एनिमल रियरिंग। एनिमल्स, हम जो पशु को रखते हैं, रियर करते हैं, जिसमें कि गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो और भी विभिन्न जो जानवर हैं, तो ये सभी हमें भोजन भी वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे एनिमल्स में डेयरी प्रोडक्ट है, मीट है, एग्स है और विभिन्न प्रकार के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम भोजन के रूप में लेते हैं। और प्लांट्स के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में हम जो है ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सभी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए फूड प्रोडक्शन का जो आयाम है इस टॉपिक में वो काफी ज्यादा है। आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग है और हमें सारी इन बातों का अध्ययन होना चाहिए। वैसे आप इस छोटे से क्लास में इस सारी बातों को हम समेट के आपको देंगे, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो आप फिर किताबों की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा इसका अध्ययन कर पाएंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके अन्य एग्जामिनेशंस में भी इससे प्रश्न जरूर आते हैं। भोजन के, खाद्यान्न के उत्पादन, उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आता ही आता है और हमें जानना भी चाहिए। तो अभी आपने देखा जो फूड प्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं, प्लांट कल्टीवेशन का और एनिमल्स प्रोडक्शन का, एनिमल्स कल्टीवेशन का। तो इस प्रकार से इसमें खाद्यान्न में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमें किन किन सोर्सेज से जो ये पदार्थ मिलते हैं, भोज्य पदार्थ, उसका हमने वर्गीकरण किया है और यह वर्गीकरण आपके बोर्ड पे होगा, वो आप देखेंगे। पहला जो है वो खाद्यान्न फसलें हैं, जिसको कि हम सीरियल क्रॉप्स भी बोलते हैं। आधार मूलभूत यही है जिसपे कि ये सबका मूलभूत भोजन है, खाद्यान्न, सीरियल डाइट्स है, फूड क्रॉप्स है। और इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं राइस का, व्हीट का, मेज का, ज्वार का, बाजरा का, ओट्स का, इस सभी का अध्ययन करते हैं। ये मेजर स्टेपल फूड है। जैसे कि हम लोग अध्ययन करते हैं राइस एंड व्हीट्स आर द मेज आर द स्टेपल फूड। और उसके अलावा जो कोर्स ग्रेन है, जो निम्न वर्गीय लोग खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं, उसमें मेज आता है और भी बाजरा, ज्वार, ये सब आते हैं। और उसे हम पशु को भी खिलाते हैं और पशु के द्वारा फिर हम देखेंगे आगे उसके मीट्स को हम खाते हैं। तो सबसे पहला हुआ खाद्यान्न फसलें। दूसरा है बागानी एवं पेय फसलें, प्लांटेशन एंड बिवरेज क्रॉप्स। और आप इसके बारे में जानते हैं, जो प्लांटेशन के क्रॉप्स में हमें गन्ना, रबर, तंबाकू भी इसमें आता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और उसके अलावा बहुत सारे क्रॉप्स हैं। उसके बाद बिवरेज क्रॉप्स में चाय है, कहवा है, कोकोआ है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे फूड प्रोडक्शन का एक पार्ट है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं वह जो रेशेदार फसलें हैं, जिसे कि हम इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स के रूप में उपयोग करते हैं, इसीलिए उसे हम इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के नाम भी देते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं कपास, जिससे कि हमारे कपड़े बनते हैं, जूट, जिससे हमारे बैग्स बनते हैं और भी डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। और साथ साथ हेम्प, वो भी एक वैरायटी है जिससे कि रेशेदार उससे फाइबरस प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं। तो इस प्रकार से हम तीन देख रहे हैं। और चौथा फल और सब्जियां, जो आज हमारा एक इंपॉर्टेंट डाइट है, जो हमें प्रोवाइड करता है विटामिन, लॉट्स ऑफ मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले हमारे डाइट्स में नहीं आता था, लेकिन आज यह इंपॉर्टेंट डाइट्स के रूप में आता है। और वो है फल और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जितने भी फ्रूट्स हैं, सेब हो, नारंगी हो, अंगूर हो, बेदाना हो, ये सारे इसमें आते हैं। और सब्जियां तो वैरायटीज ऑफ सब्जियां हैं, जो पूरे विश्व के अनेक क्षेत्रों में अनेक ढंग से उपजाए जाते हैं।
तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारा फूड प्रोडक्शन है मुख्यतः इन 4 क्रॉप वैरायटीज से बनता है। ठीक है, मैं समझता हूं अब यहां आप ये समझ रहे होंगे जो हमें फूड क्रॉप्स कहां कहां से प्राप्त होता है, और ये सारा एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा जानेंगे भी जो राइस के बारे में, राइस किस प्रकार से विश्व के मानचित्र पे दुनिया के किन किन क्षेत्रों में अधिक उपजता है। उसके बाद जो है व्हीट कहाँ कहाँ है, मेज कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, ज्वार कहाँ का है और बाजरा कहाँ का है, ओट्स कहाँ का है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद जो है हम ये सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ये हमें फूड खाद्यान्न जो है उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये हम इसको जब देखते हैं ये खाद्यान्न उत्पादन किसके लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। और मनुष्य जब 10 लाख वर्ष पूर्व आया तो इसके खाद्यान्न प्रोडक्शन के जो उस समय स्तर था वो काफी निम्न था। लेकिन हम देखते हैं जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो हमारा फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ता गया। यह फूड प्रोडक्शन उसी एंगल से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता, भोज्य आवश्यकता बढ़ती गई, डिमांड बढ़ता गया और फूड प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। यदि नहीं बढ़ता तो सिचुएशन काफी ग्रिम होता, काफी ज्यादा चिंतनीय होती। और कभी कभी देखा भी गया है क्योंकि हम जब देखते हैं, आप यहां एक फिगर देखेंगे जो किस प्रकार से वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि हम बहुत पहले की बात नहीं जानते हैं, ना करते भी हैं। उस समय फूड की क्राइसिस या फूड का प्रोडक्शन क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, नहीं जानते हैं। डाटा आंकड़े उसके उतने क्लियर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं इतना जो पहले मानव सभ्यताएं थी वो भी फूड प्रोडक्शन संग्रहित रखती थी। जो किसी ऐसे कैलेमिटीज के समय में, किसी विपदा के समय में जो स्टोर्ड, जो संग्रहित फूड थे उसका वो उपयोग करते थे। जैसा कि मोहनजोदाड़ो में हम देखते हैं ग्रेनरीज थे जहां पे कि संभवतः ग्रेन्स को इकट्ठा रखा जाता होगा। क्यों? तो फ्यूचर कंजप्शन के लिए। क्योंकि भोजन यदि किसी सीजन के फेल होने पे, क्रॉप सीजन का फेल हो जाता है यदि, तो क्या होगा? भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए फूड प्रोडक्शन चैप्टर जो है ये अध्ययन के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। हम फूड प्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए कि हम इसके बहुत सारे गूढ़ पहलुओं को जाने। क्योंकि क्यों हमें इसका अध्ययन जरूरी है ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य जब से सभ्य जिंदगी व्यतीत करना स्टार्ट किया तो सबसे पहला जिस प्रकार हम देखते हैं घरों में भी 10 दिनों का, 1 महीने का, 6 महीने का कुछ स्टेपल डाइट्स को संग्रहित रखते हैं, उसी प्रकार से पहले के मनुष्य भी ये रखते थे। और जनसंख्या बढ़ती गई, फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ता गया। और आगे क्या होने वाला है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अध्ययन करते हैं, एक आंकड़ा यहां आपको दिखाते हैं जो यहां पे 1650 से है। क्योंकि जब से हम देखते हैं कि वर्ल्ड के संदर्भ में जो आंकड़े मिलते हैं उसके अनुसार हम देखते हैं जो 1650 से 1750 में जनसंख्या जो थी वो ग्रोथ कम था, 16.8% था। देख रहे हैं, पहले हमारा आबादी जो थी 55 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 72 करोड़ हुआ। जनसंख्या का जो ग्रोथ था वो 100 वर्षों में क्या था, 15-16% के आसपास था। मतलब कि 1 से 1.5% ही प्रति वर्ष था, 1.5% प्रति वर्ष था। वो आप देखें जो 1750 से 1850 वर्षों में ये फिर बढ़ा, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जो है हम लोग बात जो करते हैं औद्योगिक क्रांति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
ये विकास की जो बात होती है, तो ये विकास क्या हुआ, जनसंख्या को भी बढ़ाने लगा। ये विकास जो है वो जनसंख्या को भी बढ़ाने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब विकास के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती गई। मानव का जो आधुनिक काल है, जो 1700 के बाद से शुरू होता है, तो यहां आप देखते हैं 50 वर्षों में यहां से जो है राइज ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। जो पहले पर ईयर 1.6% था, वो यहां पे 50 वर्षों में ही यह 24% जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, तो ये जस्ट डबल हो गया। और उसके बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही 1800 से 1850 में हम ये देखते हैं, ये लगभग उसी रफ्तार से बढ़ता गया। लगभग 30% के हिसाब से 50 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई। और यहां आप देख रहे हैं 93 करोड़ से 133 करोड़ जनसंख्या हुआ। फिर यह जो है बढ़ के 1850 से लगभग फिर इसमें निरंतर जो है ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता हुआ ग्राफ में मिलता है। यहां पे भी मैंने उसे एक छोटा सा ग्राफ से समझाने का प्रयास किया है, जो किस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भागता जा रहा है। आप 2050 तक ये किस प्रकार से इसका ट्रेंड होगा। तो यहां आप देखें, जो हम बात करते हैं 1900 मतलब कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ये जनसंख्या का ग्रोथ जो है वो सारे पूर्व के जो ग्रोथ रेट थे उसका वो ऑलमोस्ट लगभग दुगुना हो गया। तो विस्फोटक, जिसे हम विस्फोटक कहते हैं, चिंतनीय कहते हैं, जो चिंता करने की जो बात होती है फूड प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में, वो यहीं से शुरू होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से आप देखेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 50 या 100 सालों में मोर देन 50% ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ा है। ये आप यहां देखें, जो 1900 से 1950 के 50 वर्षों में ये 53% के ग्रोथ से बढ़ा। और 1950 जबकि एक वो बेंचमार्क है जब दुनिया के विभिन्न देश जो है उपनिवेश से स्वतंत्र आजादी प्राप्त किए, और इस 50 वर्षों में मतलब कि 2000 तक ये 68% के रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। और हम देखते हैं जो 166 जो लगभग 1.5 अरब आबादी थी 1900 के उत्तरार्ध में, जो 1.5 अरब आबादी थी वह बढ़ के आज 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में 6 अरब को क्रॉस कर गया है। तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो फूड प्रोडक्शन जो हम अब आगे बात करेंगे वो किस रेट से बढ़ा, और ये जो गैप है वो किस प्रकार से हमने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए कंट्रोल किया है। लेकिन आगे आने वाले भविष्य में यदि ये जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही और फूड प्रोडक्शन जो अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ, द्वितीय ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद जो है अभी जो कंडीशन चल रहा है सैचुरेट की स्थिति में है, ऑलमोस्ट जो है ग्रोथ अब नहीं के बराबर देखा जा रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम जनसंख्या के वितरण को भी देखेंगे, क्योंकि यह जानना जरूरी है दुनिया के किन क्षेत्रों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहां पे फूड प्रोडक्शन या फूड की जो डेफिसिट है वो कहां से पूरा किया जा रहा है, फूड के जो डेफिसिट हैं वो कहां से अनाजों को मंगाया जा रहा है। और आप भली भांति इससे अवगत हैं, जो दुनिया के कुछ महादेश हैं जहां पे कि स्टार्वेशन का सिचुएशन भी कुछ वर्षों पहले में देखा गया, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में लोग भूखे नंगे मरते हुए देखे गए। यह ज्यादा दिन की बात नहीं है। और इसमें फूड पॉलिटिक्स, फूड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज, ये सारी बातें होती हैं। तो ये सारे चीज हम फूड प्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आप देखेंगे जैसे कि पॉपुलेशन के रेट में आप सभी जानते हैं कि एशिया महादेश, जहां पे कि चाइना,
इंडिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट कंट्रीज, ये जितने पॉपुलस नेशंस हैं वो आप देखेंगे ये जो 2000 के आसपास की जो आंकड़े हैं उसमें एशिया अकेले मोर देन 50% पॉपुलेशन को कवर करता है। 360 करोड़ देख रहे हैं आप। और यूरोप मात्र 76 करोड़ के आसपास, साउथ अफ्रीका 83 करोड़ के आसपास, नॉर्थ अमेरिका 32 करोड़ ही, और साउथ अमेरिका 52 करोड़। तो हम यहां पे बात करना चाहते हैं एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका जो है ये दो महादेश जो हैं, यहां पे लगभग 4.5 अरब आबादी, 6 अरब में से 4.5 अरब आबादी इस दो महादेश में है। और यहां पे खेती क्या होती है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो जीवन निर्वहन अपने जीवन के लिए ही होता है। और बहुत सारे देश तो अन्न उत्पादन भी नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे देशों से आयात पे डिपेंड करते हैं। तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन यदि किसी वर्ष यदि फेल होता है तो वहां लोग भूखे मरने के कगार पे आते हैं। क्योंकि फूड प्राइसिंग भी जो है आप जानते होंगे, दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं ये फूड पॉलिटिक्स भी करते हैं। दामों का यदि थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो परचेजिंग पावर जो है गरीब देशों का उतना नहीं हो पाता है, तो वो स्टार्वेशन का शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। ये सारी बहुत सारी कठिनाइयां उनको झेलना पड़ता है। तो इन आंकड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है फूड प्रोडक्शन को समझने के लिए। और जैसा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के 80% आबादी को ही, 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर एबल टू सिक्योर ओनली टू मील्स पर डे। उन्हें दुनिया के जो 80% आबादी है उन्हें सिर्फ 2 वक्त की जो भोजन है वही प्राप्त हो पाती है। तो ये 80% आबादी जो है मुख्यतः एशिया और अफ्रीकन कंट्री या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की स्थिति है जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है जिसे कि हम, और फिर बात हम इस पर अभी नहीं कर रहे हैं, ये करना चाहिए माल न्यूट्रिशन का, या जो हमारा जो बॉडी इंडेक्स है उसके तरफ हमें यहाँ के लोग जो हैं उसे नहीं प्राप्त हो पाते हैं भोजन। जो हमें पर डे कैलोरी इंटेक 2400 रूरल एरियाज के पर्सन को होना चाहिए, अर्बन एरियाज के लिए 2100 कैलोरी होना चाहिए। इसमें खासकर जो रूरल एरियाज के जो मेन है उसे उतनी कैलोरी डाइट भी नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो 80% जो पॉपुलेशन है दुनिया के उसे 2 टाइम के भोजन काफी कठिनाई से मिल पाता है। तो ये सारे बातें जो है आपको अपने आंसर्स में डालना होगा। और इतना ही नहीं, दुनिया के लगभग 1.5 अरब से अधिक आबादी जो है, 1.5 अरब से अधिक आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे निवास रहती है। तो ये सब काफी चिंतनीय है। और फूड प्रोडक्शन की बात हम तो करते हैं, मैंने पहले ही बताया जो स्टेपल डाइट जो हमारा है, राइस, व्हीट, मेज और जो कुछ और जो है जो कम क्वांटिटी में होता है, ज्वार, बाजरा, ओट्स, ये स्टेपल डाइट भी उसे मिलने में, भोजन के रूप में मिलने में कठिनाई होती है। तो दुनिया जो है फूड प्रोडक्शन का जो ग्रोथ होने के बाद भी अभी भी फूड क्राइसिस जो है वो काफी सीरियस है पूरे दुनिया में। और खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां तो बहुत चिंतनीय स्थिति है और वहां पे लोगों को काफी ज्यादा जो है हेल्थ का, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। मैं एक यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है ग्रेन का, ये इंपॉर्टेंट है। ये करंटली आंकड़ा है जो यहाँ पे नोट किया गया है। ये मिलियन मेट्रिक टन है, आप देख रहे हैं। जो
करंट डाटा है ये 18 का ही, 2018 के आस में यह जो टोटल प्रोडक्शन है दुनिया के टोटल फूड प्रोडक्शन का, ये आप देख रहे हैं जो खाद्यान्न फसलें हैं, हम यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की ही बात करते हैं क्योंकि भोजन के रूप में यह 2 टाइम यदि यही मिल जाता है तो लोग का जो कैलोरी इंटेक है वो यहां तक हो जाता है जिंदा रहने के लिए। तो आप देखेंगे, इसको गौर करेंगे तो 2654 मिलियन मैट्रिक टन ये पूरे दुनिया का 18 में जो खाद्यान्न फसलें हैं उसका उत्पादन का आंकड़ा है। इसमें आप देख रहे हैं जो कॉर्न है, मतलब कि मेज हुआ, सबसे ज्यादा मेज का उत्पादन होता है। मेज लगभग 1100 मिलियन मैट्रिक टन है। फिर वीट है 735 के लगभग मिलियन मैट्रिक टन। राइस है, बार्ली है, बार्ली को बार्ली हो गए। उसके बाद सौरघुम को हम लोग भारत में ज्वार भी बोलते हैं, सौरघुम ज्वार, ये भी लगभग 58.40 मिलियन मैट्रिक टन। और ओट्स जिसको हम लोग जई बोलते हैं, रबी फसल में उगाया जाता है कुछ छोटे छोटे पोर्शंस में इंडिया में भी, तो यह जो है रबी का फसल है, ये 22 मिलियन मैट्रिक टन है। और राई ये लगभग 10.57। और ये आंकड़े आप देखेंगे ये 4-5 वर्षों से इसी प्रकार से ये कांस्टेंट चल रहा है। आप ये करंट डाटा है जो हमें 19-20 में ये प्रोडक्शन प्राप्त होगा। आप यहां देख रहे हैं लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन का यहां पे इंक्रीज देखा जा रहा है जो इस बार प्रोडक्शन होंगे। तो बहुत प्रयासों के बाद भी हम देखते हैं प्रोडक्शन को हम प्रतिवर्ष 50 मिलियन टन 60 मिलियन टन बढ़ा पा रहे हैं प्रतिवर्ष। फूड प्रोडक्शन का जो मुख्य है जो खाद्यान्न फसलें, उसे हम 50 से 70 या 100 मिलियन टन हम बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन आबादी जो है वो प्रतिवर्ष आप देख रहे हैं आंकड़े यहां पे हैं किस प्रकार से वो बढ़ रहे हैं। तो ये चिंतनीय पॉइंट है क्योंकि यहां पे देखा इस ग्राफ के अनुसार आप समझ सकते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारा 50 तक इस फूड प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाएगा। यहां पे डिमांड जो है और सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमारे निकट भविष्य में आने वाला है। और यदि हम पॉपुलेशन को, वैसे अनुमान है कि पॉपुलेशन को हम 2030 या 50 तक जो उसका एनुअल ग्रोथ रेट है, जो वार्षिक ग्रोथ रेट है, वह हम जो है 1 या 1.5 के नीचे कर लेंगे, 1.5% पर ईयर के हम नीचे कर लेंगे। तब जाके हो सकता है कि हम फूड प्रोडक्शन को कुछ बढ़ा के उस जो कंडीशन जो बनने को आ रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन यह जो है विभिन्न प्रयासों के साथ ही होगा, जो ऑल एफर्ट्स जो है कंबाइंड जो है हम करेंगे, तभी हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल को करते हुए हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस ग्राफ में इस टोटल प्रोडक्शन का हम किस प्रकार से ये दुनिया में जो है देख रहे हैं सीरियल क्रॉप जो हमारा है, यहां पे आप देख रहे हैं सीरियल क्रॉप टोटल प्रोडक्शन आप देख रहे हैं 25, 89, उसके बाद यहां पे 2704, 2720 किस प्रकार से बढ़ा है 3 वर्षों में। ये 15 का आंकड़ा है, ये 16-17 का है, ये 18-19 का आंकड़ा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यह जो आंकड़ा है 15-16 का है, 16-17 का है और ये 2018-19 का है। आप यहां गौर करेंगे जो मैंने अभी बात बताया, सीरियल जो प्रोडक्शन है ये 2600 था, 2700 हुआ, 2720 है, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और ये ट्रेड जो होता है, जो डेफिसिट जो रीजन है वहां पे 420, 422,
393, लगभग 400 मिलियन मैट्रिक टन जो है सीरियल्स का ट्रेड होता है। दुनिया जो है ये चीज हमें, और दुनिया में जो स्टॉक को मेंटेन रखना पड़ता है, जो फ्यूचर्स में कहीं पे क्रॉप्स जो फेल होंगे या कुछ भी होगा, डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, वह जो है 800 मिलियन मैट्रिक टन। तो दुनिया में फूड प्रोडक्शन का जो है ये स्टैटिस्टिक्स है, जो हम किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं और क्या हम स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जो व्हीट जो है, जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी खपत भी है, वो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग प्रोडक्शन जो है वो स्टैटिक चल रहा है 750 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास। और इसका भी ट्रेड जो आप देख रहे हैं लगभग 170 से ऊपर 175 मिलियन मैट्रिक टन जो है ये व्यापार के रूप में दुनिया के एक देश से दूसरे देश व्यापार किया जाता है। और इसके बाद इसका भी जो स्टॉक है वो लगभग 300 के आसपास मेंटेन रखा जाता है। जो इतना स्टॉक दुनिया के पॉपुलेशन के लिए, जो पॉपुलेशन फिगर है उसके लिए ये इतना स्टॉक हमेशा एंड स्टॉक रखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे राइस का, राइस भी जो है वो प्रोडक्शन लगभग स्टैटिक चल रहा है, लगभग 4-5 सालों से 500 के आसपास ही है, इसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो यह भी आप देखेंगे ट्रेड, चूंकि राइस जो है वो ज्यादा ये मॉनसूनल जो कंट्रीज हैं, एशियाटिक कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे स्टेपल डाइट के रूप में ज्यादा डिमांड रहता है। और इसका भी ट्रेड जो है, चूंकि यह ज्यादा जहां भी उपज होते हैं वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में होता है, जीवन निर्वाहन में हो जाता है, इसीलिए कम ही जो है वो बच पाते हैं। और इसीलिए ट्रेड में यह लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन के रूप में ही दुनिया के अन्य देशों में इसे भेजा जाता है। और इसका भी जो स्टॉक है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 180 के रूप में इसे स्टॉक रिजर्व के रूप में रखा जाता है। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आंकड़ा था, कॉर्न और इसके साथ ये ओट्स, sorghum, राई, ये सभी जो है कोर्स ग्रेन में आते हैं, मतलब कि मोटे अनाज में आते हैं। और खासकर जो पशुओं के आहार के रूप में निम्न लोगों के, निम्न वर्गीयों लोग के आधार के पुअर मैन्स डाइट के रूप में हम देखते हैं, उसका जो मुख्य उत्पादन आप देख रहे हैं यह भी 1450-1500 आप देख रहे हैं। दोनों को मिला भी दें व्हीट और राइस को तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन इसी का है। और यह ट्रेड के रूप में भी 200 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसका ट्रेड किया जाता है। और इसका भी जो स्टॉक है वो 406 आप देख रहे हैं मिलियन मैट्रिक टन ये रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जो दुनिया का जो वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है, वर्ल्ड लेवल पे जो फूड प्रोडक्शन है, जिसमें कि हमने बात किया अभी आपको सीरियल प्रोडक्शन के बारे में, और उसमें मुख्यतः जो क्या है, कोर्स ग्रेन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पुअर मैन्स के डाइट के रूप में काम आता है, पशुओं को खिलाने के काम आता है, और जो है ये ज्यादा उपज भी देते हैं, ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, जो आप आगे देखेंगे। इसीलिए जो है ये फूड प्रोडक्शन का ये बैलेंसिंग हो पाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर इसके कौन कौन है, ये जो सीरियल क्रॉप्स है, खाद्यान्न फसलें हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये चाइना जो है ये दुनिया के सभी क्रॉप्स में आज नंबर 1 के स्थान पे है। वो राइस हो, चावल हो, गेहूं भी हो, मक्का हो, मक्का नहीं लेकिन मक्के में तो दूसरे देश आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट प्रोड्यूसर में हम 4-5 देशों का नाम लेते हैं। और वह देश है चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया और ब्राजील। ये 5 देश पूरे दुनिया को उत्पादन
करते हैं और खिला रहे हैं। और ये देश जो है अपने कंजम्पशन भी करते हैं और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट में भी ये ज्यादा करते हैं। वैसे आप चाइना को देखेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन वो इंपोर्टर भी है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसी प्रकार इंडिया जो है अभी सेल्फ सफिशिएंट है गेहूं के प्रोडक्शन में, राइस का तो एक्सपोर्ट ही करता है, लेकिन फूड प्रोडक्शन में इंडिया में भी हम उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो इंडिया में फूड प्रोडक्शन का क्या है, क्योंकि इस क्लास में उन बातों को हम जल्द से जल्द नहीं समेट सकते हैं, तो उसे हम अलग से देखेंगे। लेकिन इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट यहां पे जो है। तो यूएसए आप यदि देखेंगे तो दुनिया के अधिकांश देशों को यूएसए का जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो रीजन है, जो यूएसए का ग्रेट प्लेन्स, यूक्रेन का ग्रेट प्लेन्स, उसके बाद जितने भी दुनिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, वहां जो कॉमर्शियल ग्रेन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग होता है, ये दुनिया के अन्य देशों में खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट पहुंचाते हैं। और ये फूड प्रोडक्शन का जो जितने भी आंकड़ा है उसमें उनका ज्यादा महत्व है। नहीं तो आप ये जो है पूरे दुनिया के पास एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा। यदि वहां पे खेती यदि किसी कारणों से ना हो, बंद हो जाए, तो दुनिया जो है भूख के कगार पे आ जाएगा। इसीलिए इन बातों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे आज का जो दौर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की काफी ज्यादा बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ड्रॉट के कंडीशन, फ्लड्स के कंडीशन, ये सब जो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद जो है डिफरेंट जो और भी जो कारण हैं, ये कारण जो है हमारे फूड प्रोडक्शन को भी कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए हमें फूड प्रोडक्शन को किस प्रकार से मेंटेन रखना पड़ेगा, रखने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। क्योंकि फूड प्रोडक्शन जो है वो मेंटेन रखना होगा। ये जो फिगर है आपने देखा अभी 2650, 2700, ये जनसंख्या भी बढ़ रही है और इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसे बढ़ाने के लिए हमें जो कदम उठाने पड़ेंगे वो यहाँ पे, जैसे कि कृषि का जो मैकेनाइजेशन जो हुआ है वो डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री है वहां तक भी पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं जो लैंड का जो पोर्शन है जो कृषि के अंतर्गत है उसे हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। कृषिगत जो भूमि है उसे हम ज्यादा अब एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें बढ़ाने या इन्फोसिस जहां करना है वो है मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मैकेनाइज द एग्रीकल्चर प्रोसेस इन डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। देयरफॉर मैकेनाइजेशन इज द फर्स्ट। और खासकर जो चाइना, इंडिया, आज जो हमने जो भी प्राप्त किया है वो मैकेनाइजेशन के ही कारण, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हम लोग किस प्रकार से लेबर प्रॉब्लम्स हो या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम से जूझते हैं। यदि ये मैकेनाइजेशन नहीं होता तो हमारे देश में भी उतने प्रोडक्शन आज संभव नहीं हो पाता। क्योंकि आप जानते हैं जो अब जो पहले गांवों में जो खेती होती थी हलों से, वो अब बिल्कुल बंद हो गई है। और हम मैकेनाइजेशन के कारण ही अब इतनी खेती भी कर पाते हैं। मोर जो लैंड छोड़े हुए थे उसे भी हम एग्रीकल्चर के तहत ले आ पाते हैं। तो मैकेनाइजेशन को हमें ज्यादा इन्फोसिस करना पड़ेगा, जिससे कि फूड प्रोडक्शन को हम आने वाले समय में मेंटेन रख सकते हो जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ। दूसरा है जो हम इरिगेशन, अभी भी डेवलपिंग कंट्री हो या अनडेवलप्ड कंट्री हो, इरिगेशन प्रोसेस जो है वो कृषि को भगवान के वर्षों पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें एश्योर्ड इरिगेशन वहां पहुंचाना होगा। तो कृषि जो है एश्योर्ड एग्रीकल्चर के रूप में हमें दिशा में आगे की ओर बढ़ना होगा। उसके बाद जो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है अभी भी हमारे किसान जो हैं, क्योंकि हम बहुत सारे किसान जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो हमें
फर्टिलाइजर के इंटेक को भी बढ़ाना पड़ेगा और उसमें खासकर बायो फर्टिलाइजर्स का हमें ज्यादा एम्फेसिस देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के और भी दूसरे परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। उसे को देखते हुए हमें बायो फर्टिलाइजर की ओर ज्यादा आगे की ओर बढ़ना होगा। उसके बाद जो है हम चौथा जो है इंसेक्टिसाइड वीड को कंट्रोल करने का, वह भी हम बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनी हाउ वी हैव टू मेंटेन द फूड प्रोडक्शन। हमें फूड प्रोडक्शन को जो क्वांटिटी है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वह हम देख रहे हैं नेचुरल फेनोमेना है और वो बढ़ता जा रहा है। वह जो है प्राकृतिक फेनोमेना के अंदर आ जाता है, और जब तक कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमें फूड प्रोडक्शन को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो फूड प्रोडक्शन में ये इनके बाद जो है हम जैसे कि एनिमल्स की भी हम बात करते हैं, एनिमल्स फूड आइटम्स का भी हम उपयोग करते हैं। तो हाइब्रिड का जो है फार्म एनिमल्स, जो विभिन्न देशों में जो उन्नत किस्म के उन्नत नस्ल के जो जानवर हैं, उसे हम दुनिया के अन्य देशों में भी लाने का, प्रोडक्शन को बढ़ाने का हम काम कर सकते हैं। तो वह भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कि हम लैंड रिक्लेमेशन का भी काम कर सकते हैं। लैंड को प्रॉपरली हम रिक्लेमेशन करते हुए और भी जो है सॉइल कंजर्वेशन, डिफरेंट जो एक्टिविटीज को जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है उससे करते हुए हम हेल्दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपनाते हुए भी फूड प्रोडक्शन को मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी बहुत सारे रिवर बेसिन जो हमारे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस अभी भी बहुत पाइपलाइंस में है, तो उसे रिवर बेसिन डेवलपमेंट के द्वारा भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये विभिन्न स्टेप्स हैं जिसके अंतर्गत हम यदि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, मेंटेन करें, तभी जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले भविष्य में ये फूड प्रोडक्शन जो है वह एक दुनिया के सामने एक सीरियस जो है फूड क्राइसिस भी ला सकता है। इसीलिए हम हमेशा जो है आगे की ओर जो है बैलेंस फूड प्रोडक्शन, जो खासकर जनसंख्या नियंत्रण करते हुए हम फूड का प्रोडक्शन करें। तो ये विभिन्न सारे जो ये जो है आप इसे सब बारीकी से नोट डाउन कर लेंगे, और हम समझते हैं जो आपको बहुत सारे आंकड़े जो हैं देखते हैं, जो खाद्यान्न उत्पादन में जो कभी कभी शॉर्टेज ऑफ जो है फूड प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और यह जो शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन है वह डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो सीरियस क्राइसिस में डाल देता है। और कितनी जगह जो देशों में यह देखा गया है जो सीरियस राइट्स जो हैं वो फूड के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि 2008 में यह देखने को मिलता है कि लगभग 30 देशों में जो है वह शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन का जो अभाव, और उसके कारण जो है प्राइस हाई, जो अनाजों का दाम बढ़ जाना, इसके कारण जो है काफी ज्यादा विकट परिस्थिति विभिन्न देशों में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हम फूड प्रोडक्शन का जो व्यवस्थित उत्पादन लगातार मेंटेन रखें, उसके लिए जो है हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ देयर मस्ट बी ए स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय अबाउट 25%। हमें 25% के हिसाब से जो है ग्लोबल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा बाय 2050, क्योंकि हमें यह देखते हैं कि 2050 तक जो हमारी आबादी है लगभग 9 मिलियन पहुंच जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें फूड प्रोडक्शन को 25% के इस ग्रोथ रेट के साथ मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पे और यह जो दुनिया का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ फूड इन वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन अवेलेबल फूड सप्लाई। और
ये सिक्योरिटी जो फूड सप्लाई का है उसी को मेंटेन रखने के लिए यह जो हमने यहाँ पे जो बताया था एंड स्टॉक, इस स्टॉक को हमेशा बरकरार रखना पड़ता है। यदि ये एंड स्टॉक जो है मेंटेन नहीं होगा तो हमारा जो सिक्योरिटी ऑफ जो फूड है ये वर्ल्ड वो भी डिस्टर्ब होगा। और उसके साथ साथ जो है फूड प्राइस जो शॉक होता है वह ड्यू टू शॉर्टेज वह भी जो है नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज फूड प्राइस शॉक होगा और फिर रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के देशों को देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमें दुनिया के विभिन्न देशों में जो खाद्यान्न उत्पादन का जो पॉसिबिलिटीज है जहां पे हम कर सकते हैं वो हमें करना होगा। तो इस प्रकार से जो फूड प्रोडक्शन का यह जो है वो टॉपिक आप अध्ययन किया और हम समझते हैं जो काफी लेंदी हो गया होगा, काफी ज्यादा आप अध्ययन किए, बहुत सारे आंकड़े आपने प्राप्त किया। तो इन सभी आंकड़ों को आप अध्ययन पुनः करेंगे और इस सबको अच्छे ढंग से लिखेंगे और उसे अपने ढंग से आप एक्सप्लेन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और मैं जैसे कि खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मेज, sorghum, इस सभी के डिटेल अध्ययन में मैं नहीं गया क्योंकि ये बड़ा बड़ा अलग से पढ़ने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसे आप अपने ढंग से अलग से तैयार कर लेंगे क्योंकि ये दुनिया का फूड प्रोडक्शन और उससे जुड़ा हुआ जो डिफरेंट जो के टॉपिक्स जो थे उसमें उसे मैंने बताया है कि किस प्रकार से जो है फूड प्रोडक्शन को मेंटेन रखना एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए हमें आगे क्या जो है क्या स्ट्रेटजी किस प्रकार से प्लानिंग करना होगा यह आपने अध्ययन किया। तो बहुत सारा जो है इसमें आपको क्वेश्चंस और क्वेरीज भी होगा। तो मैं समझता हूं जो आप जब क्वेश्चन और क्वेरीज को तैयार रखेंगे और जब क्लास खुलेगा या ऑनलाइन तो नहीं लेकिन हमारे मोबाइल नंबर पे भी आप यदि कोई क्वेरीज होगा तो आप पूछ सकते हैं। और हम समझते हैं जो इस टॉपिक पे मैंने बहुत कुछ आपको जो है पढ़ने की सामग्री पढ़ने का ये दिया है। वर्ल्ड मैप का जो है आप विशेष अध्ययन रखेंगे क्योंकि ये इस वर्ल्ड मैप पे कुछ ही क्षेत्र हैं जहां पे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है। दुनिया के जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो मैंने 5 जो इम्पोर्टेंट देश बताए थे, चाइना, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, रशिया, ये इम्पोर्टेंट जो रीजन है। और ये इम्पोर्टेंट रीजन में चूंकि फूड प्रोडक्शन अब जो है वर्ल्ड वाइड इसको FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वह देखता है, उसे कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। तो चूंकि ये हम अब बात करते हैं भूगोल में ग्लोबल विलेज का, तो ग्लोबल विलेज में सभी को फूड प्राप्त हो सके तो यह जो है उस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन करते हैं एज ए ग्लोबल विलेज, एज ए ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। सो हम इसमें जो है किस प्रकार से प्रोडक्शन को मेंटेन रख सकें, फ्यूचर सुरक्षित हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम समझते हैं आप को अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक भी करेंगे हमारे इस टीचिंग को। थैंक यू वेरी मच।